बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज टॉक यशवीन जमाल के साथ मैं हूं आपकी मेजबान माहा इकबाल। आर्टिकल 63A नजरसानी केस की बात करें तो अदालत का पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर की बेंच पर एतराज की दरखास्त मुस्तरद करने के साथ बानी पीटीआई से मुलाकात का हुक्म सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 63A तशरीह नजरसानी केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की। समाअत के आगाज पर सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत रोस्टम पर आए। चीफ जस्टिस ने शहजाद शौकत से पूछा कि आपके दलाइल तो मुकम्मल हो चुके थे, जिस पर शहजाद शौकत ने अदालत को बताया कि तफसीली फैसले के इंतजार में नजरसानी दायर करने में ताखीर हुई। मुख्तसर फैसला आ चुका था, लेकिन नजरसानी दरखास्त दायर करने के लिए तफसीली फैसले का इंतजार कर रहे थे, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि अगर आम बंदे का केस होता तो बात और थी, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट बार को भी पता नहीं था कि नजरसानी कितनी मुद्दत में दायर होती है। इस मौके पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि नजरसानी दरखास्त ताखीर से दाखिल हुई, जिसके बाइस मुकर्रर नहीं हुई। चीफ जस्टिस ने बैरिस्टर अली जफर से पूछा कि बताएं, नजरसानी फैसले के खिलाफ होती है या इसकी वजूहात के खिलाफ होती है। बैरिस्टर अली जफर की तरफ से कहा गया कि मुझे दलाइल देने के लिए वक्त दरकार है, मुझे बानी पीटीआई से केस पर मुशावरत करनी है। तो सूरत हाल ये भी बनी कि अली जफर ने अदालत से पूछा कि उन्हें इजाजत दी जाए ताकि वो बानी पीटीआई से इस मामले पर मुशावरत करें, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप अपने दलाइल शुरू करें। अली जफर ने चीफ जस्टिस से मुकालमा करते हुए कहा कि यानी आप मेरी इमरान खान से मुलाकात की दरखास्त को मुस्तरद कर रहे हैं। जस्टिस नईम अफगान ने रिमार्क्स दिए कि आप कल भी मुलाकात कर सकते थे। अली जफर ने कहा कि बानी पीटीआई उस वक्त जेल में है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर आपने मुशावरत करनी थी तो कल ही बता देते, अदालत कोई मुनासिब हुक्म जारी कर देती। इससे पहले भी वीडियो लिंक पर बानी पीटीआई को बुलाया गया था, वुकला की मुलाकात भी कराई गई थी और समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त एक नागवार वाकया भी पेश आया। हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर है मुस्तफिन कासमी, वो रोस्टम पर आए और बिला इजाजत बोलना शुरू कर दिया। बेंच में शामिल जजेस को धमकियां भी दी गई उनकी तरफ से। मुस्तफिन कासमी ने कहा कि यह बेंच गैर आईनी है, अदालत के बाहर 500 वुकला खड़े हैं, हम देखते हैं कि आप कैसे हमारे खिलाफ फैसला देते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई के वकील के रवैये पर बरहमी का इजहार किया। मुतल्लिका वकील को पुलिस के जरिए कमरे अदालत से बाहर निकाल दिया गया। काजी फाइज ईसा ने बैरिस्टर अली जफर से पूछा कि यह सब क्या हो रहा है, आप आएं और हमें बेइज्जत करें, हम ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके बाद अदालत ने मुकदमे की समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। तो इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून है हसन रजा पाशा साहब। हसन रजा साहब, अभी हम सूरत हाल ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं बैरिस्टर अली जफर, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम इस बेंच पर एतराज़ उठाते हैं, ये कहते हुए कि जो मौजूदा बेंच है उसकी तश्कील प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत नहीं हुई। 3 रुकनी कमेटी बना सकती है बेंच, हम 2 रुकनी कमेटी के बनाए हुए बेंच को मुस्तरद करते हैं। सर, ये जो पॉइंट उठाया गया है, क्या समझते हैं कितना वैलिड है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, किसी भी फरीक का ये हक है कि वो किसी भी बेंच पे एतराज कर सकता है, लेकिन जब एतराज किया जा रहा हो तो उसका सब्सटेंस देखना पड़ता है कि उसकी कितना वो वैलिड है जो उन्होंने किया है। देखें, इसमें कोई शक नहीं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत 3 रुकनी कमेटी ने बेंचेस की तश्कील करना होती है, और यहाँ पे जो तीसरे जज हैं, जो सीनियर प्यूटनी जज है जनाब जस्टिस साहब, उन्होंने इन वजूहात जो ऑर्डिनेंस के जरिए अमेंडमेंट इसमें लाई गई है, और इसमें तीसरा जज वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मर्जी के तहत रखना पड़ता है, तो वो उसकी रूह के खिलाफ है जो कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की इब्तदाई उसमें एक्ट में मौजूद थी। बहरहाल, अब अगर तीसरा जो इस वक्त जो प्रिवेल कर रहा है वो ऑर्डिनेंस है, हालांकि हमें बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ और बतौर इदारा पाकिस्तान बार काउंसिल हमने इस पे ऑब्जेक्शन भी किया कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की स्पिरिट के खिलाफ है और ये नहीं होने चाहिए थी, ये अमेंडमेंट जो अभी आई है। बहरहाल, चूंकि ऑर्डिनेंस प्रिवेल कर चुका है और उसके तहत कमेटी जो है वो बन गई है, तो फिर इस कमेटी को और फंक्शनल रखने के लिए जरूरी है कि तीनों जजेस शामिल होते जी। अब अगर तीसरे जज साहब शामिल नहीं हो रहे तो फॉर इंडेफिनिट पीरियड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आप नहीं छोड़ सकते कि बेंचेस की तश्कील ना हो और काम रुक जाए। तो कोरम
दो जजेस से पूरा हो जाता है, क्योंकि अगर फर्ज माल ये कंसिडर भी कर लिया जाए कि तीसरे जज साहब जो हैं वो इस बेंच पे या इन बेंचेस की तश्कील पे इस कमेटी के साथ एग्री नहीं है, तो वो अक्सरियती राय से होता है, 2-1 की रेशो से होना है। तो लिहाजा 2 जजेस जो मौजूद थे उन्होंने पैगाम भी भेजा कि आप आए, तो वो नहीं आए। इसलिए मैं समझता हूं कि एट दिस मोमेंट ये जो बेंच की तश्कील दी गई है ये ठीक है, प्रॉपर है, जो मेरी समझ के मुताबिक है। बहरहाल दूसरी तरफ अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का देखा जाए तो जब तक वो ऑर्डिनेंस एग्जिस्ट कर रहा है और उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान स्ट्राइक डाउन नहीं करती या फिर असेंबली उसको टर्न डाउन नहीं करती, ये लागू हो चुका है और इसके तहत बेंच बने। जी अच्छा हसन साहब, उमूमी तौर पर तासुर यही है कि जब नजरसानी दरखास्तें दायर होती हैं उस केस के जो समाती होती है उसके बाद जो डिसीजन आता है उसमें उमूमी तौर पर यह होता है कि आप माजी के फैसले को ही बरकरार रखते हैं। जी बिल्कुल, तकरीबन 90% जो ऐसी रिव्यू पिटीशंस है वो डिसमिस हो जाती हैं और वो 1 या 2 मिनट भी उनकी सुनवाई नहीं होती। और जो बाकी 10% हैं जिनको जो कि अदरवाइज जिनका फैसला आता है उसमें कोई ना कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसकी वजह से वो कोर्ट अपने ही किए गए फैसले को रिवर्स कर सकती है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अब आप देखें कि जब से ये आर्टिकल 63A की जजमेंट आई उस वक्त से तकरीबन 90% वो इस जजमेंट के जरिए लागू की गई है, जिसकी वजह से जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर का फार्मूला है जो आईने पाकिस्तान में दिया गया है उसकी खिलाफ वर्जी है। तो अब जो है वो जाहिर है रिव्यू पिटीशन सुनी जा रही है और उस पे मैं समझता हूँ कि बेंच की तरफ से जो क्वेश्चंस आए, जनाब शहजाद शौकत साहब प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो कि पिटिशनर थे उसमें उन पे जो किए गए वो बड़े इंपॉर्टेंट है कि जो एक तरफ से सदारती रेफरेंस भी है और बड़ा वैलिड क्वेश्चन था बेंच का कि क्या सदारती रेफरेंस की भी रिव्यू है, तो सदारती रेफरेंस के फैसले पे रिव्यू नहीं है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखें अब क्या फैसला होता है। ठीक है, तो सर ये मुतालबा किया जा रहा है कि इतना बड़ा मामला है, अगर हम देखें पाकिस्तान की पूरी सियासत का दारो मदार ही आर्टिकल 63A की जो है रिव्यू पिटीशन है उस पर है, तो आपको क्या लगता है ये मुतालबा किया जाना है कितना एक्सेप्टेबल है? और क्योंकि आर्टिकल 63A की जो समाअत हो रही है उस पर बहुत से नजरें जमी हुई हैं, अब ये मुतालबा किया जाना कि इस मामले पर फुल कोर्ट बेंच बनना चाहिए, क्या लगता है कि ये मुतालबा एक्सेप्टेबल होगा? देखें, ये मुतालबा जब ये आर्टिकल 63A वाला केस उसकी सुनवाई हो रही थी तो उस वक्त के प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार और 6 साबिक प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के और पाकिस्तान बार काउंसिल के 8 से 9 मेंबर्स जो मौजूद थे वो सारे कोर्ट में गए, बेंच के रूबरू पेश हुए, इत्तफाक से उनमें मैं भी शामिल था और हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप फुल कोर्ट बुला लें, क्योंकि जो बातें बाहर आ रही हैं कुछ पॉलिटिकल बनने आ रहे हैं वो कहते हैं ये ठीक है, तो बेहतर यही है कि आप फुल कोर्ट बनाएं। लेकिन उस वक्त बेंच ने कहा जी आपकी तजवीज ठीक नहीं है, हम 5 बैठे हैं, इट इज एनफ। और जो बेनिफिशियरी होने जा रहे थे उन्होंने एतराज किया कि फुल कोर्ट का तो कोई जवाब ही नहीं है, यानी जो आज मुतालबा कर रहे हैं फुल कोर्ट बनाने का उस वक्त वो रिएक्ट कर रहे थे और कह रहे थे जी कि फुल कोर्ट नहीं होनी चाहिए। एनीवेज वो फैसला हो गया, अब हम अपील में नहीं है, अगर अपील में होते तो फिर फुल कोर्ट की बात दुरुस्त थी। अब चूंकि रिव्यू पिटीशन है, स्कोप बड़ा महदूद सा है, तो वो 5 रुकनी बेंच ने ही सुनना है। ये जो असूल भी है, रवायत भी है और कानून भी है कि उस बेंच में से जो अवेलेबल जजेस हैं वो जरूर होने चाहिए। मैं समझता हूँ कि जस्टिस मुनीर अख्तर साहब ने वो उनको लाजमी होना चाहिए था, बड़े लायक जज हैं, बड़ा हमारी नजरें उन पे हैं और हम ये समझते हैं कि इस बेंच का हिस्सा होते तो ज्यादा बेहतर तरीके से एक जजमेंट आनी चाहिए थी। बहरहाल उस बेंच के जो 2 मेंबरान हैं जिनमें मंदो खेल साहब और जस्टिस मियां खेल साहब हैं वो इस बेंच का हिस्सा हैं। देखिए अब क्या होता है,
हम समझते हैं कि ये बेंच आज 5 रुकनी नहीं हो सकते। हेयरिंग के दौरान एक बड़ी ना अजीब सी सूरत हाल भी हुई है पैदा, शायद आपको इस बात का अंदाजा हो। जो मुस्तफीन कासमी है पीटीआई के वर्कर, उनकी तरफ से बड़ी धमकियां लगाई गई हैं चीफ जस्टिस साहिब को। वो कह रहे हैं कि मेरे साथ बाहर 500 वकला खड़े हुए हैं, अगर तुम हमारे खिलाफ फैसला देते हो तो हम देखेंगे, तुम्हें भुगत लेंगे। अब इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना, ये तो फिर सीधा सीधा थ्रेट किया जा रहा है ना अदलिया को। आप धमकी लगा रहे हो कि अगर हमारे खिलाफ फैसला आएगा तो तुमसे भुगत लेंगे। जी देखिए, मैं इनके बारे में मैंने पता किया है। ये सीडीए में कहीं मुलाजिम थे, को डायरेक्टर वगैरह थे, और वहां पे भी माशाल्लाह इनके बड़ा नाम था मुख्तलिफ हवालों से। अब मैं किसी की जातियात पे बात नहीं करता। बहरहाल कुछ 4-5 साल हुए हैं तकरीबन, वो रिटायर हुए हैं, और अब अपने ग्रे हेयर्स की वजह से ये वकील, पता नहीं सुप्रीम कोर्ट के वकील अभी हैं या नहीं, ये भी मैं चेक करता हूँ। लेकिन ये बदतमीजी की जो इजाजत है ये नहीं मिलनी चाहिए। और मुझे पीटीआई के जो मोअज़्ज़ज़ वकला साहबान हैं, खसूसन अली जफर साहब, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, और बड़े धीमे लहजे में बात करने वाले, अपनी सख्त से सख्त बात भी में करते हैं कि हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, और हमारे रोल मॉडल हैं। इन जैसे लोग, सलमान अकरम राजा साहब या बाकी जो हैं, उनको चाहिए, इनका ये फर्ज बनता है सीनियर कैडर का है कि कोर्ट के सामने किस तरह पेश होना। आप अगर अपनी मेमोरी रिकॉल करें, आपको याद हो कि जब हम 5 रुकनी बेंच के रूबरू पेश हुए थे, तो हमने बड़े अदब के साथ ये कहा था कि सर हम ये रिक्वेस्ट लेकर आए हैं, मुंतखब की आदत है लॉयर फ्रेटर्निटी की, वो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप फुल कोर्ट बनाएं। उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट टर्न डाउन कर दी, हमने कोई धमकी नहीं दी, हमने उसके बावजूद वोट डाउन किया और वापस आ गए। हमारा फर्ज था कि हम वो अदा करते, वो हमने अदा कर दिया, और वो भी हमने इस इंस्टीट्यूशन को बचाने के लिए किया था कि जो चमगोइयां बाहर हो रही हैं वो मुनासिब नहीं है, इस इदारे के लिए नुकसानदेह है। आज भी हम ये कहते हैं कि बेंच बनाए गए, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान बैठे हैं, इस तरह की बदतमीजी की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इसके मुतल्लिक इंशाल्लाह हम सोचेंगे कि हमने क्या लाया अमल इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसको, अगर इस मामले को यहाँ पे अगर ना रोका गया तो कल ये और भी बढ़ सकता है। नौजवानों के लिए हम आइंदा आने वाली नस्ल के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, तो सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। अगर हम देखें कि पहले बेंच बना, फिर उस पर एतराज उठाया गया, और फिर वो बेंच टूट जाता है, फिर दोबारा से बेंच बनता है, फिर एतराज उठा दिया गया। अब आपको लगता नहीं कि ये बेंच तो फिर इस तरह से कंट्रोवर्शियल हो गए पहले से ही? और दूसरी बात यह है कि अगर पीटीआई की तरफ से यही इलाही अमल रहा तो फिर ये मामला आगे कैसे बढ़ेगा? क्योंकि मुल्क में इस वक्त हम देख रहे हैं कि सियासी बहरान तो है ही, अब आईनी बहरान भी सामने आ रहा है। देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती है। मुझे याद है कि जब हम देखते थे कि एक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी एक मखसूस बेंच पे एतराज किया करती थी, तो यही हमारे दोस्त जो अब पीटीआई से जिनका ताल्लुक है, अपोजिशन में है, वो एतराज करते थे कि कहां से लाए, इन्हीं 17 जजेस में ऐसे ही जज लाने हैं, और बड़े लायक फायक जज हैं, और बिल्कुल इनकी तश्कील, जिनको हम वो कहते थे कि ये मर्जी के बेंचेस तश्कील दिए गए मर्जी के फैसले लेने के लिए। लेकिन ये है कि आप देखें कि किसी ने भी इस अंदाज में बेंच की ट्रोलिंग नहीं की जिस तरह अब हो रही है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये कोई अच्छी रवायात हम उनकी बुनियाद नहीं रख रहे। हमारे सीनियर क़यादत को बैठ के सोचना चाहिए, इसका लायामल इख्तियार करना चाहिए कि बेंचेस की तश्कील जो भी है, एतराज करना आपका हमारा हक है, लेकिन तो एक जो कोर्ट का डेकोरम है, जो वैल्यूज हैं, उनको मद्देनजर रख के अगर बात की जाए तो इसमें कोई मजाका नहीं है। ठीक है, तो हसन साहब ये बात समझ नहीं आ रही कि जजेस के अंदर जो इख्तिलाफात हैं वो बड़े खुलकर सामने आ रहे हैं। आपको नहीं लगता कि जजेस को भी मिल बैठकर कोई एक स्ट्रेटेजी अपना लेनी चाहिए कि ठीक है हम इन मामलात पर ऐसे मसाइल को हल करेंगे? क्योंकि आप बाहर आने की बजाय, मीडिया की जीनत बनने की बजाय अपने मसाइल को खुद अंदर बैठकर हल करें तो ज्यादा मुनासिब नहीं होगा? जी बिल्कुल, ये मैं समझता हूँ कि ये बड़ी बदकिस्मती है। ये इस तरह नहीं होना चाहिए, और खुल के जब आमने सामने आ गए हैं, और आपने देखा होगा कि अगर किसी एक बेंच का हिस्सा है तो इस तरीके से ऑब्जर्वेशंस आती हैं जो
वकील को कम या पार्टी को कम, लेकिन एक दूसरे को ज्यादा सुनाई जाती हैं। मैं समझता हूं कि इस पे जरूर अभी भी हम मुतालबा करते हैं कि फुल कोर्ट मीटिंग हो। ये खतूत का जो सिलसिला है ये खत्म होना चाहिए। मिल बैठ के अपने जो अंदरूनी इख्तलाफात है उनको खत्म करें। और प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार मिस्टर शहजाद शौकत साहब, वो कोशिश उन्होंने पहले भी की है, अभी भी वो कर रहे हैं। दोनों फ्रीकैन को मिले हैं, मिन्नत की है, उनसे रिक्वेस्ट की है कि मामलात को ठीक करने के लिए जो हम रोल बार कौंसिल और बार एसोसिएशन कर सकती है वो करने को तैयार है। दुआ करें अल्लाह ताला ये कोशिश कामयाब करे और ये जो इस वक्त सूरत हाल है इससे ये सूरत हाल मजीद खराब होने से बच जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। पहला मेरा सवाल होगा डॉक्टर जुल्फिकार अली भट्टी साहब आपसे। जिस तरह से आर्टिकल 63A की समाअत हो रही है और बैरिस्टर अली जफर की तरफ से यही बात की जा रही है कि मौजूदा बेंच की तश्कील जो है प्रोसीजर एक्ट के तहत नहीं हो रही, तो आपको क्या लगता है कि अब जो उनकी तरफ से ये पॉइंट रेज किया जा रहा है वो कितना वैलिड है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो कमेटी है वो 3 रुकनी कमेटी होगी तो बेंच तश्कील दे सकती है, 2 रुकनी कमेटी को हम नहीं मानते। देखें, पीटीआई की तरफ से अक्सर बेशतर जो उन्हें जज पसंद होता है, जो उन्हें जर्नल पसंद होता है, जो उन्हें जर्नलिस्ट पसंद है, जो उन्हें कोई आईजी पसंद होता है, जो उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बड़ा ऑफिसर पसंद होता है, वो तो ठीक है। जो उन्हें पसंद नहीं होता उस पर यही उनका एतराज़ होता है। अब देखें जी, ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल था इसके पहले तो उन्होंने की मुखालफत थी, हालांकि ये एक चीफ जस्टिस से 3 रुकनी कमेटी पे लाया गया। अब वो 3 रुकनी कमेटी का रूल ये नहीं है कि उसमें अगर वो तीसरा जो सेकंड सीनियर मोस्ट मेंबर है वो अगर नहीं भी आता तो 2 देखें फिर भी 2 जो डिसीजन होना है वो 2-1 से होना है। सपोज अगर वो अब नहीं आए तो तब भी दो मेंबर्स तो आए हैं ना, तो 2 मेंबर्स 2/3 मेजॉरिटी में एक डिसीजन जो है वो अगर क्या वो मुझे आप ये बताएं कि अगर जस्टिस मुनीब साहब जो हैं उन्हें बड़े वाजिबुल एहतराम जज हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के, तो अगर वो किसी वजह से या किसी अपने मसले की वजह से, किसी मसरूफियात की वजह से, किसी नाराज़गी की वजह से या किसी एजेंडे के तहत ही वो अगर नहीं आते उसमें, तो क्या सुप्रीम कोर्ट को बंद कर दिया जाए? सलमान अकरम राजा की तरफ से जो कहा जा रहा है जुल्फिकार साहब, वो कह रहे हैं कि आप कोशिश करें, हुकूमत की तरफ से कोशिश हो रही है कि हमें काल कोठरियों में फेंक दें और हमें फौजी अदालतों में आप देखें ये तो बात है, और वो फिर आवाम को ललकार भी रहे हैं कि बाहर निकले सिस्टम के खिलाफ। जी ये देखें, ये तो पॉलिटिकली एक इनका अपना खाता है कि ये तो अब मैं कहूँ कि अगर यहाँ पे जो पीटीआई का मंशूर है या पीटीआई का जो एजेंडा है या बानिए पीटीआई जो चाह रहे हैं, जैसे 9 मई वाला वाक़या इन्होंने किया, ये जैसे चाह रहे हैं यहाँ तो आके फरिश्ते को भी बिठा दिया जाए ना प्राइम मिनिस्टर, या फरिश्तों की टीम ला के जो है असम्बली में बिठा दी जाए, ये तब भी नहीं मानेंगे। अच्छा। मुझे आप बताएं, आप ये आईनी कोड की बात कर रहे हैं तो आईनी कोड में कबाहत क्या है मुझे आप ये बताएं। क्या मुझे आप बताएं कि क्या अदलिया का हमारी जो रैंकिंग है अदलिया की वो कितने नंबर पे है? आपको पता है? ये तो आज जाके 123 या लगालबन इससे भी ऊपर है, इससे भी ऊपर, यानी कि हमारा नीचे से हम जो है। और दूसरी बात यह है कि आप मुझे बताएं कि अदलिया ने कितने यहाँ पे सियासी ऐसे फैसले किए हैं जिससे इस मुल्क को नुकसान पहुँचा है। 99 में आप देखें ना, यहाँ पे मुशर्रफ को जो है ये तस्लीम किया गया कि आप आइन में तरमीम भी कर सकते हैं। इसी तरीके से भुट्टो का केस कैसा हुआ, इसी तरीके से अभी आप जो देखें, मैं आपकी हर बात से मुत्तफिक हूं, लेकिन आप भी तो अगर इस्लाहात करना चाह रहे हैं ठीक है, लेकर आएँ, ये आईनी इस्लाहात हैं, अवाम की फ़ायदे के लिए आप कर रहे हैं, लेकिन फिर टाइमिंग बहुत मैटर कर रही है। यही आवाज़ उठ रही है कि आप नवंबर में करें। नहीं, कौन सी टाइमिंग है? मुझे बताएं कि नवंबर में करें। मेरी बात सुन, टाइमिंग ये है, ओपोनेंट्स ये मुतालबा कर रहे हैं कि आप नवंबर में करें। जी
अक्टूबर नवंबर क्या फ़र्क है? अभी क्या ईरान ने इराक पे मिसाइल हमलों से हमला किया है और इसलिए हम आईनी तरमीम ना करें? मुझे आप बताएं ना कि यहाँ हालात का, ये तो 2014 से हालात ये ऐसे बनाए रखते हैं। तो आप ये तो देखें, जो चीज़ इनको पसंद होती है उनमें इनके हालात ठीक होते हैं। आप देखें 2014 से आप 2024 आईनी अदालत को सुप्रीम कोर्ट 10 साल में मुझे आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर रख रहे हैं आईनी अदालत को। देखें नहीं, आपके पास कौन सा ड्राफ्ट है जिसमें हमने, इनके पास मुझे दिखा दें वो ड्राफ्ट जिसमें आए ना हमने कहा है कि ये ऊपर तो सर आप ही की तरफ से ड्राफ्ट आना है ना, ये तो मसला आ रहा है कि ड्राफ्ट कहां से आना है, कब तैयार होना है, कुछ समझ नहीं आ रहा। और राना सनाउल्लाह की तरफ से जो ये कहा जा रहा है, जी सर, राना सनाउल्लाह की तरफ से जो कहा जा रहा है कि पीटीआई को रोकना आइन, जमहूरियत और कानून के लिए बड़ा लाजमी है। एक ऐसे जमात के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल हो रहा है जिसे अदालत पहले ही डिक्लेयर कर चुकी है कि पीटीआई की जमहूरी सियासी जमात है और रहेगी। देखिए बयान सामने आना समझ से बाहर है। जी मैं तो माजरत के साथ, देखें माजरत के साथ जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, आप देखें इलेक्शन कमीशन का सारा एक देखें जो एसओपीज हैं या पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या काम होता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम होता है आवाम की वेलफेयर के लिए, मुल्क के अमन के लिए, मुल्क की खुशहाली के लिए, मुल्क की मईशत के लिए काम करें। तो जुल्फिकार साहब, जब वो बनवाने के लिए सड़कों पर आते हैं तो फिर आप रास्ते बंद कर देते हैं। अब वो दोबारा से सड़कों पे आ रहे हैं, डी चौक पर निकलने के लिए उनकी तरफ से कॉल सामने आ गई है, तो फिर अभी से आप लोगों ने वो रास्ते बंद करना शुरू कर दिए। अब ऐसे तो ना करें, जमहूरी क्या इनका ख्याल है कि जब ये डंडे, सोटे, आतशी असला, जेब में माचिसें, जिसमें जेब में लाइटर, दरख्त जलाने के लिए जो हमने बनाया है पाकिस्तान को, उसको तोड़ने के लिए, उसकी तोड़ फोड़ के लिए, क्या ये जब तशरीफ़ लाएं और गाली निकालते हुए, गंडासा पकड़े हुए, क्या हम इनको गलों में हार डालें? भाई देखें, हुकूमत का क्या काम होता है? हुकूमत का काम होता है कि अपने जो शहरी होते हैं उनको अमन देना, अपने शहरियों को महफूज रखना, अपने निज़ाम को बेहतर करना, अपने लोगों की खुश, ताकि उनका जो है डेली जो वर्क है, डेली काम है, लोगों की मजदूरी है, लोगों का काम है ऑफिस में, लोगों को अपने घरों में, दफ्तरों में, फैक्ट्रियों में लोग काम कर रहे हैं। अच्छा जुल्फिकार साहब, वैसे हम बड़े क्यूरियस हैं इस बारे में कि जो आईनी तरामीम हुकूमत की तरफ से लाई जा रही है, हुकूमत अब इस दफ़ा कितनी प्रिपेयर्ड है? कुछ अंदर की खबर दें कि कितने लोगों को आपने अपनी तरफ किया है, क्या कामयाबी हासिल कर सकेंगे आप लोग? देखें अभी तो असम्बली का इजलास भी नहीं कॉल हुआ। मैं आपको बताऊं, इंशाल्लाह असम्बली का इजलास हम उसी वक्त कॉल करेंगे जब हमारी मुकम्मल तैयारी होगी, हमारा एक मुकम्मल होमवर्क होगा, हम सारी चीज़ों को देख के ही। अच्छा, वैसे तहरीक इंसाफ के कितने बंदे आपसे राब्ते में हैं? क्योंकि बैरिस्टर गौहर तो ये कहते हुए हमें सुनाई दिए, वो कह रहे हैं कि 2 बंदे हैं तकरीबन जिनसे हमारा राबिता नहीं हो रहा। देखें, ये उनको पता हो, हम तो इस बारे में कोई ऐसी फिगर नहीं दे सकते। वो उनका पार्टी का चेयरमैन है, उन्हें पता हो कि कितने बंदे उनसे एलर्जिक हैं या कितने बंदे जो हैं बानी पीटीआई के इंतशार से और पार्टी के इंतशार से तंग हैं और वो पार्टी को छोड़ना चाहते हैं। मेरे अंदाजे के मैं ये कोई फिगर नहीं दे रहा, मुझे तो इतना पता है कि ये जो लोग इनके मुँह पे कहते हैं वो लोग, अब आवाम भी इनसे नाला है, अब अरकान असम्बली भी यहाँ इनसे नाला है। बहुत शुक्रिया जुल्फिकार अली भट्टी साहब। और अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ईरान की तरफ से जो इजराइल पर सबसे बड़ा हमला किया गया है उसको हम डिस्कस करेंगे, तो स्टे विद अस। फलस्तीन पर इजरायली जारहियत के साल को पूरा होने में 5 दिन बाकी हैं। इस अरसा में इजराइल ने बर्बरियत की वो दास्तानें रकम की कि जिनको सुनकर इंसानियत का सर शर्म से झुक जाए, और इस पर यह कि दुनिया के कान पर जूं तक ना रेंगी। 50,000 से जायद फलस्तीनियों को शहीद करने के बाद, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं, इजराइल की खून की प्यास नहीं बुझी। ये सब होता रहा और दुनिया खामोश तमाशाई बनी रही, लेकिन कई ममालिक की तरफ से इजराइल की हिमायत ने इसे इतनी शय दे दी है कि वो दूसरे ममालिक की खुद मुख्तारी को भी चैलेंज कर रहा है। इन पर हमला आवर भी हुआ। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत के लिए आए हुए इस्माइल हनिया को ईरान में मिसाइल हमला करके शहीद किया गया, और कुछ रोज पहले लेबनान में हमला करके हसन नसरुल्लाह को शहीद किया। ऐसे में मुस्लिम उम्मा की तरफ से जिस रद्द अमल की उम्मीद थी, वो बदकिस्मती से रद्द अमल सामने नहीं आया।
इस्माइल हनिया को ईरान में शहीद किया गया तो ईरान की तरफ से सख्त रद्द अमल की तवक्को की जा रही थी और कहा जा रहा था कि ईरान इसका बदला लेगा, लेकिन फलस्तीन में जंग बंदी का आसरा देकर ईरान को जवाबी कार्रवाई से रोका गया। लेकिन दुनिया इजराइल को जंग बंदी पर आमादा ना कर सकी। इजराइल ने न सिर्फ गजा में अपने मजालिम जारी रखे बल्कि लेबनान और शाम पर भी हमला आवर हो गया है। एक हमले में हमने देखा कि हिजबुल्लाह के रहनुमा हसन नसरुल्लाह को शहीद किया गया, जिसके बाद गुज़श्ता रात ईरान ने इजराइल पर एक बड़ा हमला किया है जिसमें ईरान की जानिब से सैकड़ों मिसाइल दागे गए। इस हमले के बाद ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की जानिब से बयान सामने आया है कि इजराइल हमसे ना उलझे, हमने अपनी ताकत की सिर्फ एक झलक दिखाई है, जबकि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने वार्निंग देते हुए कहा है कि इजराइल पर अगला हमला इससे भी कई ज्यादा तकलीफ दे हो सकता है। इजराइल पर हमला होने की देर थी कि वो दुनिया जो फलस्तीन पर होने वाले मजालिम पर खामोश थी तड़प उठी और अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस समेत कई ममालिक इजराइल के हक में खड़े हो गए। अमेरिकी सदर ने कहा कि ईरान को इस हमले की कीमत चुकाना होगी। अक़वाम मुत्तहिदा ने सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास भी तलब किया। ऐसे में हालात क्या रुख इख्तियार करेंगे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है गजा तर्जुमान जलाल अल फरासा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मशरिक़ वस्ता में हम देख रहे हैं कि जो जंग है इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गई है। ईरान की तरफ से इजराइल पर बहुत बड़ा हमला किया गया है। सर, पहले तो आप ये बताएं कि फ़लस्तीनी अवाम क्या कहते हैं इस हमले को लेकर, उनके तासुरात क्या हैं? जी बहुत शुक्रिया मोहतरमा। देखिए, कल से जो मैं देख रहा हूँ गज़ा के अंदर एक खुशी का माहौल है, एक जश्न किया जा रहा है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ कि इसराइल पर किसी ने हिम्मत की है, इसराइल पर हमला करने का हिम्मत की है। जो मैं क्लिप्स मुझे जो मौसूल हो रहा है गज़ा के कोने कोने से, यही है कि हमारी जो आवाम है, फ़लस्तीनी गज़ा की जो आवाम है, जो इस तरह के जैसे कि एक प्यासा है, एक साल से इनको एक पानी का घूंट मिला है, तो ये इनका इस वक्त माहौल है। बहुत खुश हुए हमारी आवाम। लेकिन साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह करे ईरान अपने हमलों में जिस तरह मैं एक्सपेक्ट करता रहा, हर टीवी हर न्यूज़ चैनल में भी यही बात की मैंने कि अल्लाह करे ईरान अपने हमलों में मज़ीद तेज़ी लाए और ईरान इस हमलों से हमारी गज़ा की जो आवाम हैं, जो आपके सामने, आपके नज़रीन के सामने, दुनिया के सामने इनका कत्ल आम, इनके जुनोसाइड किया जा रहा है, इनको भी इन हमलों से भी कोई फ़ायदा हो। फ़ायदा का मुराद ये है कि कम से कम जंग बंदी हो जाए। हम इस वक्त इस हमले को इस नज़र से देखते हैं, एक तो सबसे पहले कि इसराइल पर हमला करने का किसी न किसी ने जुर्रत की है, नंबर 1। नंबर 2, हम इस हमले को इस नज़र से देखते हैं कि ये हो सकता है एक उम्मीद का किरण है कि कल एक बकिश की तरह एक मुज़ाकरात ईरान और इसराइल के माबैन है जिसमें गज़ा शामिल हो। ऐसा नहीं है कि गज़ा के अवाम को भी कोई फ़ायदा ना हो और गज़ा का अवाम वही इनका कत्ल आम चलते रहे जिस तरह एक साल से चल रहा। जी बिल्कुल ठीक है। और सर, इस हमले के बाद ये बहस छिड़ गई है कि हो सकता है कि एक नई और बड़ी जंग छिड़ सकती है। आपको क्या लगता है कि अब ईरान और इजराइल बराह रास्त आमने सामने आ सकते हैं? मुश्किल है, मैं नहीं समझता कि ईरान और इसराइल के बराह रास्त का जो जंग है वो मुमकिन नहीं है। इसलिए एक चीज़ हमें देखना है मोहतरमा, ईरान का जो प्रोग्राम है, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इसका कुर्बानी वो नहीं देगी। आप भी जानती, दुनिया जानती कि इस ईरान का जो प्लानिंग है इन फ्यूचर एक न्यूक्लियर प्रोग्राम का है, जिसका अमेरिका के साथ इसका एक एग्रीमेंट है, एक बातचीत चल रही है, एक चीज़ है। तो मेरे ख्याल इसका कुर्बानी नहीं देगी वो, मैं इस तरह डायरेक्ट नहीं होगा। हाँ, ये चलता रहेगा इस तरह छोटे छोटे हमले। हम तो इसको, मैं तो जो ईरान का हमला हुआ उसको मेरी नज़र में तो छोटा हमला है, इसलिए मामूली से हमला, इसलिए कि मुझे तो मैं बैठा हुआ हूँ, मैं गज़ा की लम्हा गज़ा और फ़लस्तीन, इसराइल, हर जगह से मेरे पास खबरें आ रही है। अभी तक कोई हलाकत इसराइल के अंदर हलाकतों की कोई खबरें मौसूल नहीं हुई है। ठीक है, तो सर, अमेरिका की तरफ से ये धमकी दी जा रही है कि अब ईरान को इसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। मजीद अमेरिका क्या कर सकता है?
कल जो बाइडन ने जिस तरह जब क्या हुआ था कल जो बाइडन ने वो सलामती काउंसिल को तलब कर लिया ना एकदम, जब ईरान ने हमला किया था इसराइल के ऊपर। देखिए ये तो जब हमास को भी धमकी देते हैं, जो भी इसराइल का नाम लेता है या इसराइल को नुकसान देने की कोशिश करता है या इसराइल को किसी भी किस्म का कोई इसराइल के खिलाफ कोई इकदाम करने की बात करता है तो फौरन अमेरिका तो अपना बेटा का हिफाजत तो करेगा। हम क्यों अमेरिका इसराइल को अलग अलग समझते हैं? अमेरिका इसराइल एक ही है, तो जाहिर है बाप तो उठेगा ना अपना बेटा की हिमायत के लिए, यानी दिफा के लिए। बिल्कुल। तो सर यकीनी तौर पर ईरान की तरफ से जो ये कदम उठाया गया है बड़ा जुर्रतमंदाना, काबिल सताइश है। अब आपको क्या लगता है कि अगर हम बाकी मुस्लिम ममालिक की बात करें, उनकी तरफ से खामोशी या फिर वैसा कदम नहीं उठाया गया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप इस खामोशी को कैसे एलेबोरेट करेंगे? मोहतरमा, आपकी इस मुअज़्ज़ज़ चैनल में और पाकिस्तान की जितनी भी चैनल्स हैं और इंडियन मीडिया में भी हमेशा मैं एक बात करते रहता हूँ, और मेरी बात बदकिस्मती से मैं कह रहा हूँ, बदकिस्मती से वो दुरुस्त साबित होती है कि हमारे अरबों से आप कोई अच्छाई की तवक्को मत कीजिएगा। हमारे अरब ममालिक से हम जो फ़लस्तीनी हैं, गज़ा के अवाम हैं, हमें तो इनसे कोई अच्छाई की तवक्को नहीं करते। हम इनसे पानी मोहतरमा, ये पानी आपको नज़र आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि आपकी नजरीन भी देख लेना। ये हमारे जो अरब ममालिक वो मेरी आवाम को, मेरी बहन भाइयों को पानी पहुँचाने में नाकाम हुए, तो आप इनसे कौन सा कोई बड़ा यानी अच्छाई का एक्सपेक्ट करेंगे? बाकी रखा सवाल, आपने जो सवाल किया है वो ये है, देखिए लोग बात को बड़ा चढ़ा के करते कि जी खित्ते के अंदर, रीजन के अंदर बहुत बड़ा जंग हो जाएगा। किधर जंग, किसके साथ जंग होगा? देखिए रीजन के अंदर कौन कौन से ममालिक है? मिस्र, जॉर्डन, लेबनान और शाम, सीरिया। अव्वल तो मिस्र इजाज़त नहीं देंगे कि अब इसकी ज़मीन को इस्तेमाल कर ले, और ख़ुद डायरेक्ट इसराइल से कभी जंग करेगा नहीं। जॉर्डन भी सेम कंडीशन है। अब यही रहेगा, लेबनान और गज़ा है, और कहीं भी आप ये लोग इतना, यानी मैं कहूँगा कि इतना कोई ज़्यादा ना सोचें कि बहुत बड़ी कोई जंग हो, नहीं, कुछ नहीं होगा। यही है गज़ा लेबनान और ये यमन, हमारे जो भाई ये बेचारे वो उधर से अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। बाकी कोई वैसी जंग होने का मेरी नज़र में, मेरी बेशगोई ये और साबित भी होगी, जिस तरह हर चीज़ नहीं होगा। ठीक है, इस हमले के बाद इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि अब हम बड़े भरपूर तरीके से जवाब देंगे। 3 तंसीबात का ऐलान किया गया है कि इजराइल ईरान की 3 तंसीबात पर हमला कर सकता है। तो फिर इस मामले पर अक़वाम आलम की तरफ से क्या जिम्मेदारी बनती है और हम क्या डिमांड एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल होगा, बिल्कुल। आप मैं अभी आप लिख ले, मुझसे लिखवा लीजिएगा। इसराइल बिल्कुल रिएक्ट करेगा। बेंजामिन नेतन्याहू जो इसराइल के वज़ीर आज़म हैं, जो एक दहशतगर्द वज़ीर आज़म है, ये कभी भी इस हमला को ऐसा जाना नहीं देगा, क्योंकि वो अपना इस वक्त अपने आवाम का सामने कोई ना कोई फेस सेविंग तलाश करेगा, ईरान पर हमला करेगा। ये लिख ले आप मेरी बात, मैंने हमेशा जो पेशगोई की ना वो दुरुस्त साबित हो जाए। हमला करेगा, रिएक्ट करेगा, और उसमें नुकसान भी होगा ईरान को, ये भी आपको बता दूं, नुकसान होगा ईरान को, क्योंकि इसराइल की नेचर को, इसराइल की क़ियादत की नेचर को हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। रिएक्ट होगा, और हो सकता आज की रात, कल परसों होगा ज़रूर, खामोश नहीं होगा। बाकी आलम देखिए, इस वक्त दुनिया को देखिए, इस वक्त मैं एक बात कहूंगा और मैं चाहता हूं कि आपके तमाम नाजरीन भी मेरी बात ये सुन लें। बिल्कुल सर जी। एक साल से सिर्फ मुसलमानों का कत्ल किया जा रहा है, गज़ा के अंदर है। मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है गज़ा के अंदर है। लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल चेंज। इस वक्त मुसलमान सुन्नी शिया भी मारे जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है लेबनान के अंदर कई मज़ाहिब है, कई फ़िरके हैं। अच्छा, क्रिश्चियन भी मारे जा रहे हैं, लेबनान के अंदर क्रिश्चियन भी है ना। तो लिहाजा मैं कहूँगा आज बतौर तर्जुमान गज़ा का, आज हमें सिर्फ मुसलमानों को नहीं, हमें इंसानियत को बचाना है। दुनिया को अपना किरदार अदा करना होगा। इस वक्त सिर्फ मुसलमान नहीं, क्रिश्चियन भी मारे जा रहे हैं, मुसलमान सुन्नी शिया भी मारे जा रहे हैं। और अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी अपना किरदार, अपना रोल सही मानों में अदा ना किए
तो मजीद कत्ले आम चलते रहेगा और खित्ते के अंदर खैर बड़ी जंग तो नहीं होगी, लेकिन इसराइल बाज नहीं आएगा। इजराइल बाज नहीं आएगा। तो सर यही तो हम देख रहे हैं कि इजराइल की तरफ से अभी भी जो सफाकियत है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है। सर हमारे व्यूवर्स को गजा की अभी जो करंट सिचुएशन है, ओवरऑल सिचुएशन है, उसके बारे में भी बता दीजिए। गजा का सिचुएशन मोहतरमा मैं आपको क्या बताऊं जी। मैं अपने सिचुएशन से शुरू कर दूं। कल तक मेरे अपने खानदान में से 177 शहीद हुए। मेरी खानदान अल्फर्रा को, मेरी अपनी बहन भाई बच्ची दीजिए बांझे। अभी आप अल जजीरा और न्यूज़ सुन लीजिएगा, मेरे खानदान में से मजीद 20 लोग शहीद हुए आज की तारीख में। इस वक्त आप लोग मीडिया में बताया जा रहा है कि जी 42,000 शहादत हुई है। 42,000 कहाँ से? 70,000 से ज़्यादा शहादत हुई है। मीडिया में भी ये बताया जा रहा है कि 95,000 जख्मी है। नहीं जी, 101,20,000 से ज़्यादा जख्मी है। गजा के अवाम इस वक्त तरह तरह की जंग को फेस कर रहे हैं। एक फ़िज़ाई हमला को फेस कर रहे हैं, ज़मीनी हमले हैं, भूख और प्यास को फेस कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स ना होना, इलाज, दवाई। आप यकीन कीजिएगा मोहतरमा, इस वक्त मेरी गजा के अवाम जो बर्दाश्त कर रहे हैं ना, जो बर्दाश्त इस वक्त कर रहे हैं, उम्मत मुस्लिमा की आपने बात की है ना, आप यकीन कीजिएगा कि इसको देखकर बदतर बिगल जाता है, लेकिन हमारी उम्मत मुस्लिमा को कोई असर नहीं हुआ। बहुत खतरनाक सूरत हाल इस वक्त गजा के अंदर है। बहुत है। हमारे बच्चों के, मेरी बहन, मेरी ये आवाज़ और मेरी ये अल्फाज प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के कहूँगा आपको, दुनिया को सुना दे कि मेरी गजा की आवाम, मेरी गजा के बच्चों को मलबे के नीचे से 3-3 टुकड़ों में निकाले जा रहे हैं। मेरे हत्ता कि जो सेफ जोन एरियाज कैंप्स बनाया गया है वो भी उस पर हमला किया जा रहा है और उनको भी वहाँ पर जलाया जा रहा है। लिहाजा मेरी उम्मती मुस्लिमा से अपील है कि इन मासूमों को बचाया जाए। ठीक है। तो सर आप इन हालात में, अहले गजा इन हालात में किन को अपना मसीहा मानते हैं? क्योंकि इजराइल की बात करें वो तो मुसलसल अपनी बर्बरियत, सफाकाना कार्रवाइयों का मुजाहिरा कर रहा है, लेकिन अहले गजा की नज़र किस पर है? क्योंकि मुस्लिम बरादरी की अगर हम बात करें, मुस्लिम ममालिक की बात करें, तो वो अपना रोल प्ले करते हुए हमें नज़र नहीं आ रहे। मसीहा देखा जाए तो हमें बड़ी बड़ी उम्मीद थी कि हमारी जो अरब, सबसे पहले तो यही था कि हमारे अरब हमारे लिए कुछ करेंगे, जो हमारे अपने हैं, जो हमारे कलमा गो भाई हैं। और पाकिस्तान की से भी हमें उम्मीद थी, अभी भी है, रहेगी भी है, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम एक अजीम आवाम है, इनसे भी हमें और पाकिस्तान की हुकूमत से भी हमें बड़ी उम्मीदें भी है। लेकिन मैं जब देखता हूँ 1 साल से किसी ने भी कोई ऐसा इकदाम नहीं किया है जो इसराइल की बर्बरियत को, जुल्म को रोक सके। मैं इसलिए कहता हूँ कि मुझे यकीन कीजिए कि हम मायूस हो चुके हैं मोहतरमा उम्मत मुस्लिमा से और अरबों से। हमें मसीहा की, जो आपने लफ्ज़ यूज़ किया है कि हमें मसीहा कहीं से नज़र नहीं आ रहा। हम तो ये ईरान के हम लोग को देखकर थोड़ी हमारे दिल को एक खुशी हुई है, एक थोड़ा सा वही वाली बात है कि प्यासा को एक थोड़ा सा एक पानी का घूंट मिला है कि हमें तो बिल्कुल मायूस हो चुके। मैडम मैं आपको बिलावजह एक डिप्लोमेटिक अंदाज में आपको कोई बयान दे दूं या मैं कोई आपके सवाल का जवाब दूं, बिल्कुल होगा, बिल्कुल गलत बात होगी। हमें तो ये मेरी सिर्फ बात नहीं है, ये मेरी पूरी आवाम की अल्फाज है। ये मैं गजा के आवाम की आवाज़ बनकर आपके प्रोग्राम में हाजिर हुआ हूँ। हमें तो किसी से उम्मीद नहीं है मोहतरमा। आज मेरी आवाम रोडों पे, आप यकीन, मेरी आवाम जिस औरत का सिर्फ 4 औलाद है वो भी शहीद हो गए। अब मैं आपको एक बात बता दूं, आप प्लीज़ ये बात भी ज़रूर नशर कीजिएगा। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि आज मेरी एक कज़न है, मैं खातून है, जिनकी औलाद भी नहीं थे, 16 साल तक इनकी कोई औलाद नहीं थे। अल्लाह ने इनको एक बेटा दिया है, उसको भी वो भी 16 साल के बाद इसराइल ने भी उसको शहीद कर दिया। तो मोहतरमा मैं क्या बोलूं आपको, मसीहा तो हमें नजर नहीं आ रहा। हमारा यकीनी तौर पर अल्लाह ताला ये आपकी शहादत, जो आपकी तरफ से शहादतें की हो रही हैं, वो कबूल फरमाएगा, ये कुर्बानियाँ दी जा रही हैं। लेकिन हम भी ये मुतालबा कर रहे हैं अक़वाम आलम से कि ये तमाम फिर जो
कार्रवाइयां हो रही हैं इजराइल की तरफ से, सफाकियत का मुजाहिरा किया जा रहा है, उन पर आंखें खोलें और कुछ एक्शन लिया जाए, क्योंकि वहां पर मासूम बच्चे भी हैं जो अपनी जानें गंवा रहे हैं, जिनका कोई कसूर नहीं है। प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया है, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।